गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने तुम्हारे यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीएफटी के अकॉर्डिंग कैसे कलर होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, वो सब करवाया मैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ की लिमिटेशंस है, जैसे किसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है, लेकिन जैसे वो क्या नहीं बता पाया, या उसने ये बताया द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली आयनिक। लेकिन कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता है। कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक करैक्टर होता है। मतलब कोई भी जो बॉन्ड है, चाहे आयनिक बॉन्ड है, वो प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट करैक्टर होता है। और कोई बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता प्योर, उसमें कुछ आयनिक करैक्टर भी होता है। यह चीज। दूसरी चीज कि लिगेंड जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसने कहा यहाँ। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है उनका स्प्लिटिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा कि जो नेगेटिव लिगेंड है वो तो शुरू में ही है, उनकी सीएफएससी कम से कम है, तो वो स्प्लिटिंग कम से कम शो करते हैं। तो ये चीज इसने गलत बताई यहाँ। तो इस लिमिटेशन से ऊपर उठकर और भी थ्योरी बनी, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब बीएससी वगैरह में, एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे उन चीजों को। ये है आपके पास यहाँ। तो ये दो लिमिटेशंस थी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके पास यहाँ वो है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके पास है वो है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल की डेफिनेशन सीधी सीधी बड़ी आसान डेफिनेशन होगी कि दोज कॉम्प्लेक्स या दोज सब्सटेंसेस in which carbon monoxide CO act as a लिगेंड। वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड की तरह काम करे, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? आर नोन एज मेटल कार्बोनिल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल। वो मेटल कार्बोनिल है वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड की तरह काम करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल कहते हैं, उसे मेटल कार्बोनिल कहते हैं। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास क्या है कि ये मेटल कार्बोनिल है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ कि जो मेटल कार्बोनिल है इसके एग्जांपल्स है, जैसे आपके पास यहाँ निकल टेट्रा कार्बोनिल, तो या फिर नाम इसका उस हिसाब से टेट्रा कार्बोनिल निकल के ऑक्सीजन स्टेट 0, 4 कोऑर्डिनेशन में कैसा होगा? ये टेट्राहेड्रल होगा। निकल है यहाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही आपके पास पेंटा कार्बोनिल आयरन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा इसका ऐसा। यहाँ आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही आपके पास हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, इसका कैसा शेप होगा? ऑक्टाहेड्रन शेप होगा इसका, ऑक्टाहेड्रन। ये होता है ऑक्टाहेड्रन, ये ऑक्टाहेड्रन शेप होगा इसका। यहाँ क्या होगा? क्रोमियम, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास। ये करना है हमें, ये करना है हमें, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास। तो ये मेटल कार्बोनिल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेट्राहेड्रन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रन। ये है आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन मेटल कार्बोनिल की, क्या कि वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, द सब्सटेंसेस इन व्हिच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए लिगेंड आर नोन एज मेटल कार्बोनिल्स। उन्हें मेटल कार्बोनिल कहते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड
लिजेंड की तरह का काम करे। लिजेंड मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, किसको? मेटल को। बस ये होगा आपके पास। उसके बाद में यहां कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, कि इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होता है, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो है इसी में है वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे हुआ, कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के बीच का बॉन्ड बनता है। सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो केवल अपना 2 शेयर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना 4 शेयर करता है। ठीक है, तब जाके इनका ऑक्टेट पूरा होता है दोनों का। मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के पास लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ट्रिपल बॉन्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 11th क्लास में इसका स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा मैंने, और हमने आपको बता दिया है। यहाँ ये जितना यहाँ जरूरी है उतना बताना। ठीक है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन 4 शेयर करता है। 6 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर में, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए, कार्बन के 2 ही शेयर है, ऑक्सीजन के 4 शेयर है, याद रखना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, याद रखना। अब कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास अपना एक लोन पेयर, एक लोन पेयर है। हाँ, तो ये वो लोन पेयर है जो भरा हुआ होगा, समझिए। और ये क्या है, कार्बन के खाली, किसमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कार्बन के पास भरा हुआ ये आपके पास जो बीच वाला दिखा है मैंने, ऊपर जो खाली दिखा है, ये किसमें है? एंटी बॉन्डिंग में। ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग के। एमओटी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। याद रखें इन चीजों को। अब मेटल है, मेटल के पास ये मेटल के भरे हुए डी है, भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है, और ये मेटल का खाली डी ऑर्बिटल है। ये मेटल का क्या है? खाली डी ऑर्बिटल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिजिड है, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना आपने कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोचेस टू द d orbital of a metal ion, d orbital of a metal, then it donates lone pair of electron present on carbon to the vacant d orbitals of metal. ये क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कि जैसे ही मेटल इनके पास जाता है तो इसके पास जो कार्बन प्रेजेंट है उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल को, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल को, वैकेंट डी ऑर्बिटल को। ऐसे ये बॉन्ड बना देगा ऐसे। ठीक है, इनको मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद में एज कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोचेस टू द मेटल, देन द filled d orbital of metal, the filled d orbital of metal donates electron to the carbon, donates electron to the carbon in anti bonding molecular orbital of carbon। कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल के खाली डी ऑर्बिटल को, तो उसी समय मेटल का जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल है वो भी किसको? कार्बन के एंटी बॉन्डिंग को, कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग, जो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दिस इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द सेम गोल, टुवर्ड द सेम गोल, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड द सेम गोल। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना सेम गोल की तरफ। देखिए, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने आया था मेटल के डी ऑर्बिटल को, मेटल के खाली डी ऑर्बिटल को, लेकिन बदले में क्या मिला उसे? मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल ने उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी इलेक्ट्रॉन दे दिया।
अब देखो ये आमने सामने की ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो बॉन्डिंग है ना मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, वो दोनों तरह के बॉन्ड बनाता है, सिग्मा भी और पाई बॉन्ड भी। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना, जब कार्बन मेटल के डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है खाली को, वो सिग्मा बॉन्ड है। और जब मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल है वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग को जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बन का, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड तो ये एक सिग्मा और एक ये प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे पाई बॉन्ड, तो दो बॉन्ड ये हो गए और तीन ये, पांच बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या होगा, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 थे, 6 में से 2 ही शेयर होंगे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। दिस सिनर्जिक इफेक्ट स्ट्रेंथन्स द मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड। ये जो सिनर्जिक इफेक्ट है ना, ये मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच के बॉन्ड को क्या करता है, स्ट्रेंथन्स करता, मतलब उसको स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है, ये होगा आपके पास, ये था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये करना है आपको, ये करना है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये करना है आपको। ये था मेटल कार्बन से रिलेटेड चीजें आपके पास, अच्छे से ध्यान से इसको याद करना है, जो जो चीजें मैंने बोली उनको याद करना है। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपके पास यहाँ स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी, लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का। जो एप्लीकेशंस वगैरह है वो तो पेपर मिलेंगे नहीं, वैसे भी वो इजी थी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो है हमारे पास क्या, कि सिंपल सी चीज है, एक मेटल किसके साथ, 4 लिजेंड है आपके पास, उनके साथ मिलकर क्या बना रहा है, Ml4। अब इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। L जो है कितने हैं, 4 है, तो सीधा 4 चला जाएगा ऊपर। ये होता है, ये होता है। अब इनको अलग अलग करना है आपको, अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहले मेटल प्लस एक लिजेंड, मेटल लिजेंड बन जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, क्या होगा, Ml ओवर M प्लस L, M प्लस L के लिए M का कंसंट्रेशन इंटू L का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब Ml में एक लिजेंड और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये Ml2 हो जाएगा। तो K2 क्या होगा इसका, Ml2 ओवर, मतलब Ml2 की कंसंट्रेशन ओवर Ml प्लस L की कंसंट्रेशन। ऐसे ही Ml2 प्लस L क्या हो जाएगा, ये Ml3 बनाएगा। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ml3 हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तक आप इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो ना वो भी सुना था आपने, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए बन रहा है। इंस्टेबिलिटी तो क्या था, जब टूटता है ये, इसका उल्टा लिखते, ये उल्टी रिएक्शन लिखते तो क्या होता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ml2 और फिर L, और फिर ऐसे ही Ml3 प्लस L क्या होगा, Ml4 होगा, और इसका K4 क्या होगा, Ml4 नीचे Ml3 और L, ये होगा आपके पास।
अब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या लिखेंगे आप, बीटा, चारों स्टेप का बीटा 4 क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। सिंपल। ये क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, बीटा 4 जो है ना वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और K1 K2 K3 4 ये क्या है, ये है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है किसका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। किसका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा हुआ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जितना मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर इज द मेटल लिगेंड बॉन्ड। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ये चीजें करनी है आपको, और कुछ नहीं है इनमें, ये बताना था आपको बस। जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस तरह से मापते हैं हम, ये होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। याद रखें, मेटल मतलब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा ना उतना ही मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात लिखनी है यहाँ किस तरह से आप, ये क्या है, ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, K1 K2 K3 K4, और ये क्या है, बीटा 4 लिख दिया आपने। इन चारों का प्रोडक्ट K1 K2 K3 K4, ये क्या होगा आपके पास, बीटा 4 क्या होगा आपके पास, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या होगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और ये क्या है, स्टेप वाइज, जो मैंने लिखा स्टेप वाइज। ठीक है, 11th में इक्विलिब्रियम में थी ये चीजें, ये करना है आपको यहां, ये करना है यहां, ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका उल्टा लिख देंगे Ml4, मेटल और चार लिगेंड में टूट रहा, वो क्या होगा इसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद रखना आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये है, ये यूनिट था। एप्लीकेशंस वगैरह है नहीं, वैसे एप्लीकेशंस वगैरह 3 तो बताई थी मैंने, हीमोग्लोबिन आयरन का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम का होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट का होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका काम किस में ले जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। मेटल चिलेट होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनका काम आता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। तो ये इनके एप्लीकेशंस है, यूजेस है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आते हैं। किसमें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आते हैं। एप्लीकेशंस भी हो गई 4-5 जो भी मैंने एप्लीकेशंस ये हैं, यूजेस एप्लीकेशंस है। ये करना आपको, तो ये यूनिट थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इक्वेशन करने में आपको जेईई नीट के क्वेश्चंस भी इनके लिए करने को दूंगा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद भी समझाऊंगा। उसके बाद में आपकी यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, जिसमें सारी क्या है, रिएक्शंस है। तो इसलिए उनको सीखने के लिए हमें क्या होना होगा, प्रिपेयर होना होगा। और रिएक्शंस उनमें बिल्कुल इजी रिएक्शंस होंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं उनमें। ठीक है, यहाँ तक का काम आपको कर लेना। ये यूनिट आज कंप्लीट हो गई आपका।